हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को फिजिक्स में लेंस से संबंधित जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि उन न्यूमेरिकल्स को हमको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें। इसके पिछले वीडियो में हमने दर्पण से संबंधित भी न्यूमेरिकल आपको पढ़ा चुके हैं। आज इस वीडियो में देखिएगा कि न्यूमेरिकल हमें कैसे सॉल्व करने हैं, कौन सा न्यूमेरिकल हमें किस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको वायु में प्रकाश की चाल दी है, जल में प्रकाश की चाल दी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल, ये वायु में प्रकाश की चाल देखिए कितनी दी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर देखिए दिया है जल में प्रकाश की चाल कितनी है, ये भी नोट कर लीजिए। जल में प्रकाश की चाल ये दिया है आपको 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, आपको इस न्यूमेरिकल में ये दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल। ये आपको दिया है, आपसे पूछा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध आपको हमने बताया था कि अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। यदि कांच है तो बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए, यानी अपवर्तनांक को हम यह से प्रदर्शित करते हैं, n आपका हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, अपान जल में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल। अब देखिएगा यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी है, 3 × 10⁸, ये हो जाएगा 2 × 10⁸। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दिए तो 2 × 1 2 दशमलव लगाइए, चूंकि यहाँ पर 1 बचेगा आपका, 0 बढ़ाएंगे तो 2 × 5 = 10, यानी कितना आ जाएगा 1.5। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमें कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि सवाल को हल करते समय में आप यहाँ ध्यान दें कि वायु में प्रकाश की चाल क्या है और जल में प्रकाश की चाल क्या है, तो इसका अपवर्तनांक आप निकाल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया है जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक दिया हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर देखिएगा आपको क्या दिया है, जल में प्रकाश की चाल, तो लिख लीजिएगा जल में प्रकाश की चाल।
ये दिया है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इसके बाद दिया देखिएगा यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, तो जल का अपवर्तनांक क्या है? जल का अपवर्तनांक ये आपका दिया है 4/3। ठीक, तो सीधे आप लिख दीजिएगा, आपसे पूछा गया निर्वात में प्रकाश की जाए, तो यहाँ पर लिख दो जल का अपवर्तनांक इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। ठीक, अब देखिए जल का अपवर्तनांक आपको कितना दिया है? 4/3 और जल में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर देखिएगा अपवर्तनांक के नीचे अपवर्तनांक डाल दीजिए 4/3। निर्वात में प्रकाश की चाल में नहीं मालूम है, तो यहाँ पर आप चाहे v मान लीजिएगा, कुछ भी आप मान सकते हैं, तो v डाल दीजिएगा। जल में प्रकाश की चाल कितनी दी है? 2.25 इंटू 10⁸। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 3 इंटू वी, यहाँ पर चाहे तो इससे आप गुणा कर लीजिएगा या ऐसे ही रखे रहें दो, 4 इंटू 2.25 इंटू 10⁸। वी का मान निकाल लीजिएगा, 4 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ अपान 3 से इसको डिवाइड करिए। देखिएगा दशमलव पहले लगा लो, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 बचे 15। 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30। दशमलव कितने के बाद? 2 के बाद इंटू 10⁸, यानी ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपसे पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो आप चाहे यहाँ पर मान सकते हैं जल में प्रकाश की चाल नोट कर लो, जल का अपवर्तनांक नोट कर लो, फिर मान लो माना निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर हुई मीटर प्रति सेकंड। फार्मूला लगा दो, जल का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। मान डाल दीजिएगा, कैलकुलेशन कर लो, आपको इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उन सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही हल करना है। कभी कभी क्वेश्चन में अपवर्तनांक दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल दी है, जल में पूछ रहा है, तब भी इसे हल करना है। या जैसे ये दिया है इस प्रकार का दिया हो, या ये दोनों दिए हो, अपवर्तनांक पूछ रहा हो, तब भी आपको इसी फार्मूले का यूज करना है। ओके, अगला देखिएगा क्वेश्चन आपका जो है, तो अगले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है वो भी देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अपवर्तनांक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, इनको हमको कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे हल करना है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लेंस कैसा बताया गया है? अवतल। और ये भी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लेंस कौन सा लिया गया है? अवतल लेंस लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस
की फोकस दूरी, यानी F इक्वल टू कितना दिया लिखेगा 15 सेंटीमीटर, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद लिखेगा दिया है इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी, यानी वस्तु कितने सेंटीमीटर दूर रखी है 10। तो लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी किससे लिया जाता है u से, तो ये भी आपका लेंस के आगे ही है, तो माइनस में लिया जाएगा -10 से। ओके, अब यहाँ देखिएगा हमें क्या निकालना है, रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी हमको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। इस सारी चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें u मालूम है और f मालूम है, तो कौन सा फार्मूला लेंगे आप, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। हमने बताया था आपको फार्मूला कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप इसको पहले लिख ले, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें जो मान दिए उन मानों को हम यहाँ पर पुटअप कर दें। जैसे v हमें नहीं मालूम है कि प्रतिबिंब की दूरी हमें नहीं मालूम है, तो जैसा ये है वैसे रहेगा 1/v माइनस 1/u, u का मान क्या है देखिएगा माइनस का 10 हो जाएगा, और f का मान कितना दिया है -10। अब इस माइनस माइनस की गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर आपका -1/15, इसको पक्षांतर करिए 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/15, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 1/10। अब दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 30, क्योंकि 30 ऐसी संख्या है जो 15 से भी और 10 से भी दोनों से डिवाइड हो रही है, तो 15 दूना 30, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ -10 दिया 30, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। 1/v यहाँ पर देखिएगा माइनस दोनों स्थानों पर लगा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -5/30। कैंसिल कर दो, 5 छक्का 30, यानी ये आपका हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, हमने आपको बताया था यदि लेंस के आगे प्रतिबिंब बनता है तो आभासी होगा, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ v का मान जो आया वो ऋणात्मक आया, v का मान क्या है ऋणात्मक, तो इससे आपको मालूम हो रहा है जैसे ये आपका उत्तर लेंस है, इस प्रकार का उत्तर लेंस से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब देखिए यदि इस लेंस के इस पार प्रतिबिंब जो बनता है ये वस्तु रखी है या फोकस दूरी है या कुछ भी आप ले लीजिएगा, सब ऋणात्मक होंगे, और लेंस के उस पार जाएंगे तो आपका धनात्मक होगा। यहाँ पर जो v का मान निकल रहा है वो ऋणात्मक निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा दिए गए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की जो लेंस के आगे है, और लेंस के आगे है तो कैसा होगा आभासी होगा, और कैसा होगा देखिएगा लेंस के आगे होगा। तीसरी स्थिति क्या है, यहाँ पर देखिए वस्तु की दूरी जो दी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की यहाँ पर दी है दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिएगा इस कंडीशन से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये छोटा है या बड़ा है। अब छोटा या बड़ा ज्ञात करने के लिए हमने आपको रेखीय आवर्धन में बताया था m इज इक्वल टू I/O, या हम कह सकते हैं y2/y1 आप कर सकते हैं। तो यहाँ v मालूम हो गया है, तो हम ये देखेंगे कि हमारा प्रतिबिंब छोटा बन रहा है या फिर बड़ा बन रहा है, तो वो भी कंडीशन देखिएगा। ये स्थिति मालूम हो गई कि जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है आभासी बन रहा है और लेंस के आगे बन रहा है। अब रेखीय आवर्धन से देखिएगा, रेखीय
आवर्धन से। यहाँ पर आपको बताया गया है, फार्मूला भी आपको हमने बताया है, y1 इज इक्वल टू v अपॉन u। ठीक, अब y2 और y1 हमें मालूम नहीं, यहाँ पर दिया तो है नहीं, तो यहाँ छोटा बड़ा हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दूरी खाली दी है। तो यदि हमें इसमें से ये मालूम होती लंबाई कि इस वस्तु की लंबाई क्या है, तो हम प्रतिबिंब की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमें नहीं मालूम है तो हम प्रतिबिंब की लंबाई नहीं बता सकते हैं कि कितनी होगी। यहाँ पर तो हमारा खाली एक अनुपात आ जाएगा, -6/-10, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 3/5। इस प्रकार का एक अनुपात बन जाएगा। यहाँ पर छोटा बड़ा ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कि यहाँ वस्तु की लंबाई मालूम होनी चाहिए। ओके, तो यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, ध्यान देंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका लंबाई तक नहीं दिया गया था, इसलिए इतना स्टेप हमने बताया कि यदि आपको छोटा बड़ा ज्ञात करना है तो रेखीय आवर्धन का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो यहाँ इसकी स्थिति क्या है, केवल आपको इतनी बता देना है कि प्रतिबिंब लेंस से 6 सेंटीमीटर की दूरी, यानी ओबी लेंस के आगे स्थिति क्या बन जाएगी, लेंस के आगे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। छोटा बड़ा का नाम आप नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई आपको नहीं पता। अब वस्तु कितनी लंबाई की है वो पता होती तो हम प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कर लेते। ओके, यदि दिया है किसी क्वेश्चन में, क्योंकि हम यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन आपको बताएंगे इसलिए सारी बातें बताया जा रहा है। यदि यहाँ पर वस्तु की लंबाई दे देता और फिर आपसे ये पूछता तो आप इस फार्मूले का यूज करके छोटा बड़ा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों स्थितियों में आपको यह छोटा बड़ा ज्ञात करना होगा तो ये निकालना, अन्यथा आपको यहीं तक हल करके छोड़ देना। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, यदि v का मान माइनस में है तो प्रतिबिंब आपका कैसा बन रहा है, आभासी। यदि यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी आपकी प्लस में आ रही है तो लेंस के दूसरी ओर जाएगा तो प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, वास्तविक होगा। खाली 2 बातें आपको याद रखना है, माइनस में आ रहा है तो आभासी है, प्लस में आ रहा है तो वास्तविक। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन जो आपका दिया है वो आपका क्वेश्चन है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है, पर्दे व लेंस के बीच की कितनी दूरी है, ये ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर लेंस बदल गया, यहाँ लेंस कैसा था, अवतल, और यहाँ लेंस कैसा दिया है, उत्तल। तो यहाँ पर सबसे पहले फोकस दूरी जो दी है ये लिख लेंगे आप, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। देखिए यह इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर दिया है, प्लस का रहेगा क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फिर देखिएगा लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी u इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा वस्तु तो प्रत्येक लेंस के आगे ही रखी जाएगी, इसलिए ये लेंस से वस्तु की दूरी जो है रखेंगे वो हम किसमें रखेंगे, माइनस में ही रखेंगे, प्लस में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए कितनी दूरी दी है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -67। फार्मूला लगा दो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से सभी को पता है, यहाँ पर भी आपको यह मालूम है, जो मालूम है, तो आप फार्मूला लगा दो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/l।
यानी 1/v माइनस u का मान कितना दिया है, माइनस का 60, और 1 कितना हो जाएगा 20, माइनस माइनस का गुणा कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा 1/60 इज इक्वल टू 1/20। इसको पक्षांतर करो, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60। इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, तो 20 दिया 7, 3 1 का 3, और ये माइनस का 1, यानी 1/v 2/60 हो जाएगा, 2 3 6, यानी ये आपका 1/v इज इक्वल टू 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/v बराबर 37, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, वो भी किस में है, प्लस में है माइनस में, तो ये प्लस में है, यानी लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर जो इन्होंने बताया है कि पर्दे व लेंस के बीच कितनी दूरी है, तो पर्दे व लेंस के बीच की दूरी क्या होगी 30 सेंटीमीटर। ओके, और कैसा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक होगा, क्योंकि पिछले में हमने आपको बताया था कि यदि v का मान माइनस में आता है तो आभासी बन जाता है, और जब प्लस में आता है तो वास्तविक। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, मान लो अगर प्रतिबिंब की स्थिति को पता करना हो, छोटा है या बड़ा है, तो यहाँ वस्तु की लंबाई अवस्थित दी होगी, जब तक वस्तु की लंबाई नहीं मालूम होगी प्रतिबिंब की लंबाई नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। आज इस वीडियो में हम आपको लेंस से संबंधित सारी चीजें बता दी है। अगले वीडियो में आपको अगला लेसन मिलेगा, क्योंकि परावर्तन और अपवर्तन दोनों आज इस वीडियो में फिनिश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दिया है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता के बारे में हमने बताया था, सूत्र भी बताया था, डिफिनेशन भी बताया था। सूत्र क्या था, P इज इक्वल टू 1/r। यदि मीटर में या सेंटीमीटर में तो P इज इक्वल टू 100/r। तो यहाँ पर आपको दिया है जो फोकस दूरी दी है, लिख लीजिएगा। वो भी लेंस कैसा है, उत्तल लेंस, तो यहाँ लिख दो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी में हमें पता था उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, 25 सेंटीमीटर है तो प्लस की होगी। अब लेंस की क्षमता पूछ रहा है, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता ये भी हमने आपको बताया था P इज इक्वल टू 1/100, लेकिन कब, जब ये दिया हो मीटर। आपको यहाँ पर क्या दिया है सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 100/, क्या हो जाएगा 100/f, यानी 100/25, 25 से 100 कितना आ जाएगा 4। चूंकि आपको इसका मात्रक भी बताया गया था, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो यहाँ पर यदि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो याद रखना, यदि लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, कभी कभी याद रखिए फोकस दूरी धनात्मक दी है और कहता है कि किस प्रकार का लेंस है, क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो क्षमता के लिए फार्मूला लगाओ, और यहाँ पर प्लस आपकी दी है 25 सेंटीमीटर, या क्षमता प्लस में दी है तो लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। यदि माइनस में डायोप्टर आए या माइनस में डायोप्टर दिया है तो आपका अवतल लेंस होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस से ही आपको लेंस की गति के बारे में पता चलेगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन आपको एक और हम बताएंगे, इसके बाद आप अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। अगले वीडियो में आपको हम देंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर,
इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इस पर भी तुमको ध्यान देना है कि यहाँ पर लेंस की क्षमता दी है, लेंस का नाम नहीं दिया उसने, लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता कितनी है, P इज इक्वल टू -2 डालो। ठीक, अब देखिएगा इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो लेंस के क्षमता के फार्मूले से ही ज्ञात करेंगे। तो जैसा आप फार्मूला लगाएंगे मात्रक उसका वैसे रहेगा, ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता का सूत्र आपका क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f होता है, और P इज इक्वल टू 100/f। दोनों कंडीशन हम आपको बता दे रहे हैं। P का मान कितना है -2, ये 1/f। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा हमारा ये कितना आएगा, इसको यहाँ पहुँचा दीजिएगा, इसको यहाँ पहुँचा दीजिएगा, तो f इज इक्वल टू -1/2, यानी f इज इक्वल टू -0.5। ये यदि आप मान निकालेंगे तो मीटर रखें, पूरी बात समझ लें। क्योंकि यहाँ पर मैंने फार्मूला 1/f का प्रयोग किया, ना कि 100/f। यदि 1/f का प्रयोग करते हैं तो फोकस दूरी जो भी आएगी वो किस में आएगी, मीटर में। अब यही क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में हमने यहाँ सूत्र में डालेंगे -2 इज इक्वल टू 100/f, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इज इक्वल टू 100/-2, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये माइनस का कितना आ गया 57। तो फार्मूला चाहे जो लगाए, चाहे 1/f लगाए चाहे 100/f लगाए, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यदि 1/f हम लगाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में तो जो फोकस दूरी आएगी वो किस में होगी, मीटर में, और जब हम 100/f लगाते हैं तो जो फोकस दूरी आएगी वो किस में होगी, सेंटीमीटर में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो मिलते हैं यहाँ पर आप ये भूल जाते हैं कि हम फार्मूला कौन सा लगाएं, तो चाहे जैसा फार्मूला, चाहे ये लगाओ और चाहे ये लगाओ, बस लगा फार्मूला जो लगा रहे हो वहाँ पर आप उसकी यूनिट को ध्यान रखिएगा। 1/f है तो आप फिर मीटर यहाँ पर लिखेंगे, और यदि 100/f करते हो तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो आज हम इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित जो भी परिभाषाएं थी, जो भी डेरिवेशन थे, या जो आपके न्यूमेरिकल्स थे, ये सारे हमने आपको इस यहाँ पार्ट नंबर आपका दिया है 11, यहाँ तक मैं समाप्त कर दिए। अगले वीडियो में आपका जो पार्ट नंबर 1 बनेगा वो अगला टॉपिक आपका होगा, अगला लेसन होगा। आज हम इस वीडियो में यही तक पढ़ा रहे हैं, और अपना नोट्स बनाते रहिएगा, कॉपी पर उतार। ओके, धन्यवाद।